उल्टे मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ, मगर बिना गहनों के तुम्हें रिश्तेदारी में कहीं आना जाना पड़े। फिर वही रिश्तेदार रिश्तवारी श्रुति भड़क उठी। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानी 7.4 को कोई भी ये पत्र पढ़ता ताऊजी की विशाल हृदयता से गद हो जाता। मगर रंजन के मन में शंकाओं के सर्प फन उठाने लगे। आखिर ताऊजी के मन में इतनी उदारता उपजी क्यों? मैंने 10-15 हजार रुपए ब्याज पर मांगे तो खाने के लाले पड़ रहे थे। अब स्वयं की फैक्ट्री लगाने के लिए 10-12 लाख कहां से आ गए? अतुल से चर्चा कर रंजन बाहर आया। अभी सड़क पार कर ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसका खुलासा करने के लिए वह वापस अतुल के बंगले की ओर मुड़ा। अतुल उसके रिश्ते के भाईजी ताऊजी का पुत्र था। हम उम्र होने के कारण रंजन उससे सलाह मशवरा कर लिया करता। साइकिल बाहर खड़ी कर अतुल को बुलाने के लिए उसने ज्यों ही घंटी की ओर हाथ बढ़ाया, भाईजी की तीखी आवाज सुन चौंक पड़ा। भाईजी अतुल से कटु अंदाज में कुछ पूछ रहे थे। उन्होंने अत्यंत घृणापूर्वक रंजन का नाम लिया। आजकल ये रंजन क्यों आता है बार बार? ऐसे ही, उससे बैंक से लोन लेना था। तुमसे तो नहीं मांगे कुछ रुपए पैसे? नहीं, अभी तो दे मत देना। भाईजी ने उसे बात भी पूरी नहीं करने दी और तेज आवाज में अपना निर्णयात्मक आदेश सुना दिया, वापस मिलने मुश्किल हो जाएंगे। रंजन ने सुना तो स्तब्ध रह गया। उसे काटो तो खून नहीं। अतुल ने अपने पिता की बात का क्या जवाब दिया? रंजन ने वह तो नहीं सुना, मगर अपने रिश्तेदार के मुख से अपने प्रति कटु शब्दों को सुन उसका मस्तिष्क संसार रह गया। तो ये सम्मान है उसका अपने इन करीबी रिश्तेदारों की नजरों में। यही मूल्यांकन है उसकी हैसियत, उसकी परिस्थिति और सच पूछो तो उसकी नीयत का। उसके लिए वहां एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वो तत्क्षण पलटा और तीर की तरह बाहर निकल गया। साइकिल चलाते हुए उसके नथुनों से गर्मागर्म लपटें निकल रही थी। सारा शरीर अपमान की ज्वाला से विदग्ध हो तप रहा था। उसका मन जल रहा था, मस्तिष्क जल रहा था, रोम रोम सुलग रहा था। उसे यूं अनुभव हो रहा था मानो उसका सारा रक्त अपमान की दावाग्नि से तप्त हो शिराओं में खदबदा रहा है। ये सच है कि उसकी आर्थिक अवस्था इन दिनों अचानक बिगड़ गई है। मगर नीयत, क्या नीयत भी दुर्दिन के थपेड़ों से ऐसी बेगैरत हो गई है कि रिश्तेदारी से पैसा उधार लेगा तो वापस ही नहीं करेगा? उसे अपने आप से ग्लानि होने लगी। आखिर भाईजी के मन में ऐसी कुशंका उठी क्यों? वह सामान्य वर्ग का है इसलिए? वह उनकी समकक्ष हैसियत का नहीं है इसलिए? क्या गरीब रिश्तेदार अपने अमीर रिश्तेदारों के पास महज इसीलिए आते हैं उनसे पैसा मांगने, उनका मुंह जोहने, उनसे मीठी मीठी बातें कर उनकी जेब काटने? आज यदि कोई पराया अमीर व्यक्ति बार बार आता अतुल के पास, उससे सलाह मशवरा करता, क्या तब भी यही शंका पालते भाईजी? उसे भी टेढ़ी नजरों से देखते? तब तो उसे प्रेम से बैठाकर चाय नाश्ता भोजन सब करवाते। घर पहुंचने तक रंजन बुरी तरह हौंफने लगा। साइकिल आंगन में खड़ी की और कमरे में आधम्मस से कुर्सी में धंस गया। उसे यूं लस्तपस्त हालत में देख श्रुति घबरा गई। पंखा तेज कर वह पल्लू से उसका पसीना पोंछने लगी। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर ऐसे लस्तपस्त क्यों हो? क्या बात है? जवाब देने के बदले वह आंखें मींच लंबी लंबी सांसें लेने लगा। श्रुति ने उसे नैपकिन देते हुए कहा, आप पसीना सुखाए, तब तक मैं शिकंजी बनाकर लाती हूँ। रंजन आंखें मूंदे पड़ा रहा। 3-4 मिनट में श्रुति शिकंजी बनाकर ले आए। कुर्सी के हत्थे पर बैठ उसने ग्लास रंजन के होठों से लगा दिया। पहले आप पी लीजिए, फिर आराम से बतलाइएगा। उसके हाथों से ग्लास ले रंजन घूंट घूंट पीने लगा।
श्रुति उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। रंजन के शिकंजी पी लेने के बाद उसने उसका मुंह अपनी ओर किया। हाँ, अब बताए क्या हुआ? आप तो अतुल जी के घर गए थे ना? हाँ। हुआ नहीं बैंक का काम? वो बात नहीं। फिर? श्रुति। रंजन का गला भर आया। उसने भरे गले से सब कह सुनाया। सुनकर श्रुति को भी भारी धक्का लगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने पति के हृदय पर मलहम लगाना चाहा। खैर छोड़ो, मत ध्यान दो उनकी बातों पर। अरे, कैसे ध्यान ना दूं? एक तरह से ये बेइज्जती नहीं है मेरी। मैंने तो कभी इशारे में भी रुपए नहीं मांगे थे अतुल से, फिर भाईजी ने ऐसा कैसे सोच लिया? शायद अंकल जी के कारण। अंकल जी? रंजन के सगे ताऊजी, उसके पिताजी के सगे बड़े भाई साहब। लगभग महीना भर पूर्व रंजन उनके शहर गया था। रिश्तेदारों में यह बात फैल गई थी कि रंजन जिस कपड़ा मिल में नौकरी करता था वह बंद हो गई है। पुनः प्रारंभ होने के कोई आसार नहीं। नई नौकरी के लिए 3-4 जगह हाथ पांव मार, अब वह अपने शहर लौट स्वयं का कोई छोटा मोटा व्यवसाय आरंभ करना चाहता है। इन दिनों पूंजी का जुगाड़ करने की फिराक में है। उसे यूं बिना चिट्ठी पत्री के यकायक आया देख ताईजी फौरन ताड़ गई। रंजन जब तक रिक्शा से सामान उतारता उन्होंने ताऊजी को इशारा कर दिया। दोनों की आंखों ही आंखों में मंत्रणा हो गई। दोनों अखबार फैला उसमें खो गए। तब तक रंजन बरामदे में आ गया था। उसने कुछ सकुचाते हुए बैठक का पर्दा हटाया। दोनों ने चौंक कर इस तरह देखा जैसे रंजन को अभी पहली बार देख रहे हों। रंजन ने आदरपूर्वक दोनों के चरण स्पर्श किए। कृत्रिम मुस्कान बिखेर दोनों उसे आशीष दे औपचारिक बातें पूछने लगे। रंजन विनम्रतापूर्वक उनके जवाब देता गया। इस दरमियान नौकर चाय बिस्किट रख गया था। चाय के बाद ताईजी ने सस्नेह उसकी पीठ थपथपाई। सफर में थक गए होगे, ऊपर नहा धो लो, तब तक मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नौकर के संग रंजन ऊपर आया। कमरे के एकांत में वह ताईजी के व्यवहार का विश्लेषण करने लगा। यद्यपि दोनों बोले प्यार मोहब्बत से थे, मगर उनके व्यवहार में झीना सा शुष्क आवरण था। अपने हाव भावों से उन्होंने स्पष्ट चेता दिया था कि बातों की घानी चाहे जितनी चला लो, इन तिलों से तेल निकलने वाला नहीं। वह मन ही मन पछताने लगा, व्यर्थ आया इतनी दूर। यहाँ आने के पूर्व उसके पिताजी ने बारंबार समझाया था, देखो बेटे, किराए भाड़े के 400-500 रुपए बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं। मेरे भैया तुम्हारे वास्ते कुछ करने वाले नहीं। उन्होंने कभी अपने माँ बाप को नहीं पूछा, मगर रंजन जिद पर अड़ा रहा। एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। माँ ने भी समर्थन किया। बड़े प्रेम से उन्होंने ताईजी के लिए अचार, बड़ी, पापड़ बनाए, कुछ अन्य चीजें भी बनाए। माँ के हाथ की बनी ये सारी चीजें ताईजी को बेहद पसंद आती थीं, मगर समस्त प्रलोभन निष्फल गए। उसका दिल डूबने लगा। इस तंगी की हालत में इस यात्रा पर हुए खर्च ने उसे परेशान कर दिया। तैयार होकर यह नीचे आया। ताऊजी टीवी देखने में व्यस्त थे। उन्होंने रंजन को भी अपने पास बैठा लिया। एक न्यूज चैनल लगा, वे रंजन के साथ देश विदेश की स्थिति पर चर्चा करने लगे। रंजन को इन सब में रत्ती भर रुचि नहीं थी। उसका मन तो अपनी स्थिति में ही उलझा हुआ था। ये तो वह स्पष्ट रूप से समझ चुका था कि ताऊनी उसके लिए कुछ करने वाले नहीं। फिर भी जब आ ही गया है, तो उसने विज्ञापन ब्रेक के दरमियान चर्चा छेड़ी। ताऊजी, मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था वह बंद हो गई है। अरे, कब? ताऊजी ऐसे चौंके जैसे उन्हें अभी पहली बार मालूम पड़ा। जी, 5-6 महीने हो गए। क्यों? मैनेजमेंट का कहना है उसके पास पैसा नहीं है फैक्ट्री चलाने के लिए।
अरे तो बैंक से ले ले। बैंकों के पास बहुत स्कीमें हैं आजकल लोन देने के लिए। ताऊजी ने इतनी सहजता से सलाह उछाली जैसे लोन लेना रास्ते से कंकड़ उठाना हो। थूक गटक रंजन ने मरी हुई सी आवाज में कहा, बैंक का कहना है वह पहले ही काफी कर्जा दे चुका है फैक्ट्री को और नहीं दे सकता। ओह। ताऊजी ने संवेदना से सिर हिलाया। कुछ क्षण गहरी सोच का अभिनय करते हुए उन्होंने अपने सलाहों के पिटारे से अगला रत्न निकाला। मेरा ख्याल है फैक्ट्री की लेबर यूनियन को खुद बैंक के पास जाना चाहिए। मैनेजमेंट फैक्ट्री चलाने में असमर्थ है तो यूनियन खुद चला लेगी। फॉरेन कंट्रीज में आजकल फॉरेन रिटर्न ताऊजी अपनी नफीस विलायती अंग्रेजी में अपने अनुभवों का खजाना उस पर उड़ेलने लगे। हालात से मजबूर रंजन लाचारगी से उनकी बातें झेलता गया। उसके लिए इन अनुभवों और विदेशों में हो रहे सफल प्रयोगों का कोई अर्थ नहीं था। उसकी समस्या का निदान तो रुपयों में था और ताऊजी बस उसी की चर्चा नहीं करने दे रहे थे। आखिर बेजार हो उसने किंचित बेशर्मी से अपने मतलब की बात छेड़ी। मैं तो अब यही सोच रहा हूँ ताऊजी, नौकरी में तो इस तरह की झंझटें आ ही जाती है, इसलिए अब अपना स्वतः का कोई कारोबार आरंभ कर दूं। आपकी क्या सम्मति है? ठीक सोचा ना मैंने। अब मैं क्या बोलूं? मैंने तो जिंदगी भर नौकरी की है। तभी दरवाजे की आड़ में खड़ी ताईजी झट से बैठक में आ गई। भोजन तैयार है। टीवी बाद में देख लेना, पहले जीम लो। ताऊजी तुरंत उठ खड़े हुए। मजबूरन रंजन भी उठा। डाइनिंग टेबल तक जाते हुए ताईजी ने बतला दिया कि भोजन करते समय आजकल वे मौन रखते ही हैं। एक स्वामी जी के पास जाते हैं न उन्हीं की प्रेरणा से। रंजन के लिए ये स्पष्ट इशारा था। चुप रहने के लिए वह अंदर ही अंदर कुढ़ गया। बड़ी मुश्किल से तो मुद्दे का सूत्र पकड़ पाया था। ताईजी भी कैसे कैसे दांव पेंच खेलती हैं। बेचारगी से एक एक और पानी संग गटकता गया। भोजन के तुरंत बाद ताऊजी मसनद पर पसर सो गए। ताईजी के पास पड़ोस के बंगलों की दो महिलाएं आ गई। महिलाओं के जाने के बाद वे नौकरों से घर के काम करवाने लगी। मन मार रंजन गैलरी में बैठ अखबार पत्रिकाओं के पन्ने पलटता गया। दोनों में से किसी ने पूछने की जहमत नहीं उठाई कि 5-6 माह से बेरोजगार हो जाने के कारण रंजन का खर्च कैसे चल रहा है, आगे वह क्या करेगा। दोनों शायद इस बला के टलने का इंतजार कर रहे, ये एक सोकर दूजा गृह कार्य में व्यस्त होकर। बेजार हो रंजन उठा और ऊपर कक्ष में गया। उसकी वापसी की ट्रेन शाम 5 बजे की थी। ये चूक जाता तो अगले दिन सुबह 11 बजे की थी। रुकने का कोई अर्थ न था। 4 बज चुके थे। उसने अपना बैग उठाया और नीचे आया। ताऊजी उठ गए थे। उन्हें उसके लौटने की भनक लग गई थी। चाय पीते वक्त उसका दिल भर आया। उसे अपने उस खर्च का काफी मलाल हो रहा था जो इस ऑपरेशन हेल्प में खर्च हो गया था। ताईजी के टालू व्यवहार को देख वह समझ तो चुका था कि वे उसकी रत्ती भर मदद नहीं करने वाले, फिर भी उसने डूबते की तरह एक बार और हाथ पैर मारने की कोशिश की। ताऊजी, मैं सोच रहा था, मतलब अर्ज करना चाह रहा था, यदि बिजनेस वास्ते आप कुछ 10-15 हजार उधार देते तो। बेटा, ताऊजी के बजाय ताईजी ने अत्यंत मृदु मीठे व्यथा भरे शब्दों में अपनी आंतरिक दुरावस्था का दुखड़ा उसके सामने रखा। तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे ताऊजी 4 बरस पहले रिटायर हो चुके हैं। जी, और सुबह तुमने नौकरी का दुख दर्द बतलाया था। नौकरी में भला क्या मिलता है? हाँ बेटा, हम तुम्हारी मदद जरूर करते। बड़ी खुशी होती बेटा, मगर अब तुमसे क्या छुपाना। अभी तो हमको खुद को खाने के लाले पड़े हैं। मान गए इतनी, मगर पेंशन
लोग तो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हमारी हम ही जानते हैं बेटा। इस बड़े शहर में कितनी मुश्किलें हैं, कुछ बचता ही नहीं। रंजन सुनते ही स्तब्ध रह गया। खाने के लाले टालने के लिए कितनी ओछी बात कह दी थी ताईजी ने। दादाजी वादीजी को अपने पास बुलाने के नाम पर भी वह इसी तरह की घटिया बहानेबाजी करती थी। रंजन का हृदय व्यथित हो गया। उसने अपराधी की भांति हाथ जोड़ माफी मांगते हुए कहा, अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहे ताईजी, मुझे किंचित भी आभास नहीं या अन्यथा आपका दिल नहीं दुखाता। सच्चा खैर, आप मन में किसी तरह का संकोच मत पालना, आजकल बैंकों की ढेर सारी योजनाएं हैं। मैं वहां भी अर्जी दे रहा हूँ। फुर्ती से वे दोनों भी खड़े हो गए। रंजन ने झुककर प्रणाम किया। विदा करने के लिए दोनों द्वार तक आए। नौकर तब तक रिक्शा ले आया था। पुनः प्रणाम कर रंजन स्टेशन रवाना हो गया। ट्रेन में बैठते हुए वह गहरी चिंता में डूब गया। ताऊनी के पास वह एक झूठी आस लेकर आया था, एक झटके में बुझ गई। क्या हो जाता जो कुछ रुपया उधार दे देते। ब्याज देने का भी मैंने इशारा कर दिया था। इतना पैसा होने के बावजूद दोनों का दिल कितना छोटा है। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से दो आंसू दुलक पड़े। घर आने के बाद रंजन की चिंता और बढ़ गई। पास के रुपए धीरे धीरे खर्च होते जा रहे थे। उसे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। न कहीं नौकरी का आश्वासन मिल रहा था, न पूंजी का इंतजाम हो पा रहा था। उसकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया। माँ, पिताजी, पत्नी, बच्चे, कैसे पालेगा उन्हें? आस की हल्की सी किरण भी कहीं से नजर नहीं आ रही थी। 2 हफ्ते बीत गए। तभी कोरियर से ताऊजी का पत्र आया। हैरानी से उसने खोला। ताऊजी के शहर में सैकड़ों छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां थीं। इनमें मोल्डेड प्लास्टिक की अनेकों छोटी छोटी आइटमें लगती थीं। ये आइटमें वे स्वयं न बनाकर जॉब वर्क से दूसरों से बनवाती थी। ताऊजी की योजना थी कि प्लास्टिक मोल्डिंग का एक लघु उद्योग डाल दिया। काप रंजन विभिन्न उद्योगों में नियमित संपर्क कर मांडा कलेक्ट करेगा और माल तैयार कर सप्लाई करेगा। इसके अलावा इसी कारखाने में वे प्लास्टिक के जूते चप्पल की भी मशीनें डालना चाहते थे। इसकी खपत भी अच्छी थी उनके क्षेत्र में। अत्यंत आत्मीयतापूर्वक उन्होंने रंजन को लिखा था, बेटा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा। सब तुम्हें ही संभालना होगा। हम तो सिर्फ पैसा लगा देंगे, तुम अपने हिसाब से सब करना। तुम्हें 3,000 रुपये महीने की मैनेजरी रहेगी। इसके अलावा प्रॉफिट में 4% कमीशन अतिरिक्त। कोई भी ये पत्र पढ़ता ताऊजी की विशाल हृदयता से गद हो जाता। मगर रंजन के मन में शंकाओं के सर्प फन उठाने लगे। आखिर ताऊजी के मन में इतनी उदारता उपजी क्यों? मैंने 10-15 हजार रुपये ब्याज पर मांगे तो खाने के लाले पड़ रहे थे। अब स्वयं की फैक्ट्री लगाने के लिए 10-12 लाख कहाँ से आ गए? अपने जन्मदाताओं के लिए तो उनसे अपने घर के दरवाजे कभी खोले न गए। उसके लिए तिजोरी के कपाट एकदम से कैसे खुल गए? वह समझ गया ताऊजी उसकी मजबूर परिस्थिति का फायदा उठाना चाह रहे हैं। उसकी 320-33 वर्ष की उम्र, सरकारी नौकरियों में आवेदन कर नहीं सकता। प्राइवेट सेक्टर में जल्दी नौकरी मिलनी मुश्किल, कोशिश करके देख ही रहा है। स्वयं का व्यापार करने के लिए पूंजी का अभाव और इधर भरी पूरी गृहस्थी का भार। असहाय निरुपाय रंजन करेगा क्या? थोड़ा सा लालच देते ही फंस जाएगा। किसी पराये के भरोसे फैक्ट्री लगाएंगे ताऊनी, तो धोखे का डर। ये घर का मजबूर छोकरा, जब चाहे धमकाते रहो और ब्याज में एहसान लावते रहो। अलग से कि हमने रोजगार पर लगाया। रिश्तेदारी के दबाव में बेईमानी भी नहीं कर सकता। इससे बेहतर मजबूर कर्मयोगी गधा, स्वामी भक्त कुत्ता कहाँ मिलेगा? 24 घंटे खटे भी और विरोध में चूं भी न करे।
ताऊजी की ऐसी क्षुद्र, ओछी, स्वार्थी योजना पर वह तड़प उठा। ताऊजी का एक पुत्र आसाम में था, दूजा विदेश में। आसाम वाले के पुत्र पढ़ रहे थे। रंजन 4-5 वर्ष मेहनत कर फैक्ट्री का काम जमाता, ये बच्चे बड़े हो जाते। पोतों के तैयार होते ही रंजन की मेहनत से जमाया व्यवसाय पोतों के हवाले हो जाता और रंजन को लात मार कर देते बाहर। उस ढलती उम्र में रंजन पुनः आरंभ करता अपनी 12 खड़ी नए सिरे से। इत्तफाक से उसी दिन बाजार में अतुल मिल गया। आती बातों में उसने बतलाया, पिछली रात भाईजी के पास ताऊजी का फोन आया था, कह रहे थे रंजन तो ठन गोपाल है, उसे लाइन पर लगाने के वास्ते कारखाना डाल रहे हैं। सुनते ही रंजन अवाक रह गया। ताऊजी अब रिश्तेदारों में ढोल पीटते रहेंगे। अतुल को लाइन पर हमने लगाया। उसका मन आक्रोश से भर उठा। जब सारी मेहनत मुझे ही करनी है तो ताऊजी के कारोबार के लिए क्यों करूं, बैंक से कर्जा ले स्वत के लिए क्यों ना करूं। उसने उसी समय अतुल से चर्चा की। अतुल मार्गदर्शन करने के लिए सहर्ष राजी हो गया। इसी सिलसिले में रंजन 2-3 मर्तबा भाईजी के बंगले पर गया था। आज भी गया था, मगर भाईजी समझे रंजन का चित्त भारी हो गया। ओफो, श्रुति ने उसकी उद्विग्नता शांत करनी चाहिए। क्यों इतनी गहराई से सोचते हो। भाईजी ने बोल दिया तो बोल दिया, मत जाना। अब उनके घर और भी रिश्तेदार हैं, उनसे पूछकर। नहीं श्रुति नहीं। वह व्यथित हो गया। अब किसी रिश्तेदार के घर जाने की इच्छा नहीं होती। अरे तो क्या सभी रिश्तेदार एक जैसे हैं। हाँ श्रुति। उसका स्वर भीग गया। पहले मैं ध्यान नहीं देता था, मगर अब लगता है कि मैं जिस रिश्तेदार के भी घर जाता हूँ, मुझे देखते ही वे कन्नी काटने की कोशिश करते हैं। धुकधुकी होने लगती है उनके मन में। पता नहीं क्यों आया है ये हमारे पास। कुछ उधार तो नहीं मांगना चाहता। निठल्ला कहीं का। छी। श्रुति ने उसके होठों पर तत्क्षण अपनी हथेली रख दी। कुछ भी बोलते हो अपने आप को, कौन कहता है आप निठल्ले हो। श्रुति। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अब जब तक पुनः काम धंधे पर नहीं लग जाता, फालतू ही तो हूं मैं। ओफो, फिर बही। वह तुनक कर बोली, रिश्तेदार कुछ भी कहते रहे, ध्यान क्यों देना। जानबूझकर तो नौकरी छोड़ी नहीं। हफ्ते 10 दिन की बात है। बैंक लोन मंजूर होते ही। लोन मंजूर होना इतना आसान नहीं श्रुति। उसकी बेचैनी एकदम बढ़ गई। कई बार महीनों लग जाते हैं। सोचता हूँ इतने दिनों तक घर खर्च कैसे चलेगा। पास में थोड़ी बहुत जो पूंजी थी, वह भी घर खर्च में धीरे धीरे कम। फिर एक बात बोलूं। श्रुति ने तत्क्षण एक निर्णय लिया। उसकी आंखों में गजब की दृढ़ता थी। क्या मेरे गहने बेच देते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वह एकदम भड़क उठा। फिर तुम पहनोगी क्या। पहले मेरी बात शांति से सुन लो। उसने पूरी वृत्ता से उसकी आंखों में झांका। अभी तुम रिश्तेदारों को कोस रहे थे, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, उल्टे मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ मगर बिना गहनों के तुम्हें रिश्तेदारी में कहीं आना जाना पड़े। फिर वही रिश्तेदार रिश्तेवारी। श्रुति भड़क उठी। इन रिश्तेदारों में से कौन आहे वक्त में हमारी सहायता कर रहा है। उल्टे बचना चाहते हैं हमसे, हमारी छांव से फायदा उठाना चाह रहे हैं हमारी मजबूरी का। स्कीमें बना रहे हैं हमें गुलाम बनाकर रखने की। फिर हम ही क्यों सोचे इन खुदगर्ज रिश्तेदारों के बारे में। रंजन गहरे ऊहापोह में फंस गया। रिश्तेदार कोई सहायता नहीं करते रंजन, वे तो उल्टे तमाशा देखना चाहते हैं। हमारी मजबूरी का, हमारी बर्बादी का। उसका स्वर भरा गया। हमें अपनी सहायता आप करनी होगी। जरा सोचो, जब तक लोन स्वीकृत नहीं होता, 4 माह, 6 माह,
हमें अपनी जमा पूंजी में से ही घर खर्च चलाना होगा। इससे संचित पूंजी क्या कम न होगी। फिर लोन स्वीकृत होते ही उसके ब्याज की चिंता। किश्तों की चिता, गहने बेच देने से पूंजी हमारी स्वयं की होगी। न ब्याज का भार न किश्त चुकाने की चिता। साथ ही काम हाथों हाथ शुरू हो जाएगा। श्रुति की सलाह रंजन को जच गई। श्रुति रोजमर्रा में जो गहने पहनती थी, उन्हें छोड़ उसने बाकी सब गहने बेच दिए। इत्तफाक से उसी दिन श्रुति का ममेरा भाई ललित आ गया। उसका जनरल स्टोर था। रंजन की सीमित पूंजी देख उसने रंजन को सीजनल धंधा करने की सलाह दी। जुलाई का महीना आने वाला था। ललित की राय के अनुसार रंजन बच्चों की कॉपी किताब, बस्ते इत्यादि ले आया। अगले महीने रक्षाबंधन पर राखियां, फिर दीपावली व दिसंबर में ग्रीटिंग कार्ड्स, होली पर पिचकारियां। छोटी पूंजी होने के कारण रंजन को सीजनल धंधे खूब रास आए। ललित की सलाह मान रंजन रोजमर्रा की गृह उपयोगी वस्तुएं भी रखता। ललित के कारण उसे महीने भर की उधारी में भरपूर माल मिल जाता। पूंजी की उसकी समस्या पल भर में हल हो गई। उसकी गाड़ी चलने लगी, अपने दम पर, अपनी बिछाई पटरियों पर।